नमस्कार, मैं हूँ नेहा चौधरी। आज हम इस लेक्चर में आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यही देख लेते हैं कि पॉलिटी राजनीति का मतलब क्या होता है। पहले उसे समझ लेते हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम पॉलिटिक्स को हमेशा नेगेटिव रूप में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे दोस्त ने कोई कुछ गलत काम कर दिया हो जो हमें पसंद नहीं है, कोई रिलेटिव ने कोई काम कर दिया हो, या गवर्नमेंट सरकार ने कोई काम किया हो जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे विचारों के खिलाफ है, तो हम सीधा कहते हैं कि देखो वो पॉलिटिक्स खेल गया। जबकि ये सही नहीं है। जो एक्चुअल में पॉलिटिक्स राजनीति का मतलब है कि जो सरकार है वो लोगों के लिए और उनकी आशाओं के लिए क्या काम करती है, और दूसरी तरफ लोग कैसे अपना स्ट्रगल संघर्ष करते हैं और सरकार से अपनी बात मनवाते हैं। तो जो पॉलिटी है, पॉलिटिक्स वर्ड है, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। ये एक हमने बहुत ही गलत कर दिया है कि इसे हमेशा ही हम नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या आने वाला है और उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना है, उस पर किन चीज़ों का प्रभाव रहा है और वो घटनाएं क्या हैं। और जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया में सबसे बड़ा माना जाने वाला भारतीय संविधान है। तो फिर इसकी हिस्ट्री, जो इसका इतिहास है, वो थोड़ा बड़ा ही होगा। तो इसके लिए हम इसको दो लेक्चर में पढ़ेंगे। एक लेक्चर में कवर करना मुश्किल तो नहीं है, बट वो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो आइए, साथ ही हम आपसे इस लेक्चर को आप ढंग से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस लेक्चर के बाद में 15 क्वेश्चंस की क्विज़ होगी। और अगर आप सीरियस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले 2 बार देखें। अगर ज़रूरत लगे तो नोट्स बनाएं, फिर अपना क्वेश्चंस जो 15 क्वेश्चंस हैं वीडियो के लास्ट में आप उन्हें अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। ठीक है, तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो भारतीय संविधान है इसका इतिहास क्या है। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तो आपको पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो वो भारत कब आई थी? 1600 ईस्वी में भारत आई थी। तो एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि उस टाइम पे भारत की सिचुएशन क्या थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और वो जब भारत को छोड़ के गए थे तो उस टाइम पे भारत की कंडीशन क्या थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस टाइम पे जो भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में हिस्सा था वो था 23%। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़ के गई तो उस टाइम पे भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हिस्सा रह गया था वो था 4% से भी नीचे। तो इन वाली डाटा फिगर से आपको पता चल सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में भारत के लोगों का, भारत के पैसों का किस तरह शोषण किया। और अगर आप इस शोषण के बारे में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और अच्छी तरह जानना चाहते हैं, जो आपका एग्ज़ाम से ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, तो आप एक शशि थरूर जी की वीडियो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि संविधान क्या है। अब लेक्चर को शुरू करते हैं। और संविधान मतलब इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये है क्या। सबसे पहले तो एक लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान का मतलब है कि किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए नियम जो उसे चलाने में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, हम उसे एक तो बोलते हैं लिखित, जिसमें कि सारे रूल्स लिखे गए हैं, और एक होता है अलिखित, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि नियम लिखे नहीं गए हैं। तो जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है वो है इंडिया का, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और जो अलिखित संविधान का एग्जाम्पल है वो है ब्रिटिश का। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सी देश का है? यूएसए। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का है। तो इसीलिए भारत के संविधान की हिस्ट्री
थोड़ी बड़ी है कि वो कहाँ कहाँ से लिया गया, कैसे कैसे उस पर क्या क्या चीज़ों का इफ़ेक्ट रहा, तो हम इसी लेक्चर में ये देखेंगे। तो जो ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो 1600 ईस्वी में आई थी व्यापार करने के लिए। हम अब से ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC बोलेंगे, ठीक है। तो जो 1600 में व्यापार करने के लिए आई थी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उस टाइम पे भारत की कंडीशन क्या थी, कितना भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में हिस्सा था। इसके बाद उन्होंने भारत में देखा कि पैसा काफ़ी है, मसाले काफ़ी हैं और यहाँ पे व्यापार इजीली किया जा सकता है, तो वो भारत में आए। और जब वो भारत से गए तो भारत की हालत इतनी खराब हो चुकी थी उनकी बकवास नीतियों की वजह से कि जो सबसे पहला अकाल 1770 फमाइन उनकी वजह से पड़ी थी, उसमें 10 महीने के अंदर बंगाल की 1/4 आबादी की मौत हो गई थी। यह डाटा कहने में ही इतना अजीब लग रहा है, तो उस टाइम पे सोचिए कि बंगाल की सिचुएशन क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाखों करोड़ों लोग भारत में उनके अकाल की वजह से मरे और उनकी बेकार खराब नीतियों की वजह से। तो अब आइए देखते हैं कि भारत के संविधान पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का क्या हाथ रहा है वो हम पढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है 1765 से। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। ये दीवानी अधिकार क्या होता है? राजस्व, राजस्व का मतलब हो गया कर, और दीवानी न्याय, सिविल जस्टिस, ये दोनों अधिकार को मिला के बोलते हैं दीवानी अधिकार। जो उस टाइम पे ये दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिए थे? मुगल बादशाह शाह आलम ने। और ये उनको 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर की लड़ाई थी, उसमें विजय प्राप्त करने के बाद में मिले थे। आइए तो हम देखते हैं कि अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय प्राप्त करी तो उसकी पावर कैसे कैसे भारत में बढ़ती गई और क्या क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो ये यहाँ पे एक ये फैक्ट देख लेते हैं। वैसे तो ये वाला आगे चैप्टर में पढ़ा जाएगा, फिर भी कि जो भारत में M.N. रॉय थे वो साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे। साम्यवाद आंदोलन मतलब कम्युनिस्ट मूवमेंट। इनके ही सुझाव के अनुसार इन्होंने कहा था कि भारत को अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाना है तो उन्हें एक संविधान सभा की ज़रूरत होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि संविधान कैसे बना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, तो उन सबको हम धीरे धीरे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो कि स्टार्ट करते हैं कि वो क्या विभिन्न घटनाएं थी जिनका हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा है। तो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका हमारे संविधान पे प्रभाव रहा है। तो उनको जो आसानी से समझ आ जाए उसके लिए हम उन घटनाओं को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहला है कंपनी का शासन, दूसरा है ताज का शासन, क्राउन रूल। जो कंपनी का शासन है उसे हम डिवाइड करेंगे 1773 से 1858 तक, और 1858 से 1947 तक जो शासन होगा वो क्राउन का शासन होगा। अब हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि कंपनी और क्राउन ये अलग अलग क्या है। देखिए, कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो क्राउन है वो है ब्रिटिश सरकार। आप यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को कंपेयर कर सकते हैं भारत की सरकार से, और कंपनी को कर सकते हैं कि भारत की कोई भी कंपनी दूसरे देश में जाके व्यापार करे, वहाँ पे रूल करे, वो हो गई भारत की कंपनी। तो देखिए, आप ये देखिए कि उस टाइम पे जो कंपनी के शासन के टाइम पे जो महत्वपूर्ण एक्ट आए थे वो थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हम ये पढ़ेंगे कि ये इसका भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या प्रभाव रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट, ये 4 चार्टर एक्ट आए थे 1793, 1813, 1833, 1853। तो जो ताज का शासन है वो है, अब ये ताज का शासन कैसे आया, मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों ख़त्म किया गया, तो क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसके बाद में ही ये ताज का शासन आया है। हम आने वाले आगे लेक्चर में देखेंगे कि ये कैसे 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत पे अपना राज शुरू किया। तो जो 1858
में भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसे हम ताज शासन के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे। और भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई आज़ादी के लिए, वो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो अभी ये देख के, ये डेट्स देख के, ये इतने सारे नाम देख के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आगे देखेंगे बहुत इजीली याद कर सकते हैं, वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ सकता है। और ये जो वाला टॉपिक है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे जो पॉलिटी की बुक है, जितने भी टॉपिक हैं उसमें थोड़ा सबसे कठिन माना जाता है। बट अगर आप चाहें इसे 1-2 बार देखें, नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें, तो ये इजीली याद रह सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को भारत में कंट्रोल करने के लिए। देखिए, जो ब्रिटिश, क्यों उन्होंने ये किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में MP बैठे थे, ठीक है, उनके देश से एक प्राइवेट कंपनी आई थी जो कि भारत में ट्रेड कर रही थी। और उन्होंने देखा कि जो इस कंपनी के सर्वेंट थे, नौकर थे, वो कुछ टाइम यहाँ पे काम करते थे और यहाँ से भारत से बहुत सारा पैसा लेके ब्रिटेन वापस जाते थे और एक राजशाही जिंदगी जीते थे। तो इनसे, इन जो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग थे, वहाँ के जो MP थे ब्रिटिश के, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी कि भाई ये तो इतना कमा के लाते हैं वहाँ से और हमारे पास में तो इतना कुछ नहीं होता है, हम यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के काम करते हैं। तो धीरे धीरे इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी EIC पे लगाम कसनी शुरू की गई। तो जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पहला कदम था उस ओर, ठीक है। तो जो इसे कहा जाता है कि इस एक्ट ने भारत में केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी थी। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि इसने बंगाल के गवर्नर, जो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो जो ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये ध्यान से पढ़िए, आने वाले आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नर जनरल बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब उन्हें जो भी कुछ काम करना होगा वो इंडिपेंडेंट रूप से, ये बम्बई और मद्रास के गवर्नर अपने निर्णय नहीं ले सकते, इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट ने 1774 में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, जो कि करी थी कलकत्ता में। तो ये फैक्ट याद रखना, ये था उच्चतम न्यायालय, ना कि हाई कोर्ट, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश को अदर जजेस। तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के 1774 में जो कलकत्ता में बना था, वो थे सर एलिजा इम्फे। तो अब इसके बाद में, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, अब सरकार को थोड़ा और लगा कि थोड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके बाद में आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। और इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे विलियम पिट्स। और इसमें कंपनी के जो व्यापारिक मामले, कॉमर्शियल अफेयर और राजनीतिक मामलों को अलग अलग किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं, कॉमर्शियल अफेयर है, उनको अलग तरीके से देखा जाएगा और जो राजनीतिक मामले हैं, पॉलिटिकल अफेयर, उन्हें अलग तरीके से देखा जाएगा। मतलब कि पॉलिटिक्स और जो व्यापार है उनको अलग अलग किया गया। तो इसी को कहा जाता है द्वैध शासन और द्वारा प्रशासन, और इंग्लिश में डबल गवर्नमेंट। तो ये सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो द्वैध शासन, दोहरा प्रशासन और डबल गवर्नमेंट किस एक्ट के तहत आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो अब देख लेते कि दोहरा शासन में था क्या,
इसमें एक था निर्देशक मंडल और एक था नियंत्रण बोर्ड। निर्देशक मंडल को इंग्लिश में कहा जाएगा BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इस नियंत्रण बोर्ड को कहा जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी वो राजनीतिक मामलों को देखेंगी, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको देखेंगे ये, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो व्यापारिक मामले और जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। और जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें सबसे पहले जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, इंग्लिश में ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया कहा गया। तो ये भी पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट के तहत जो कंपनी की टेरिटरीज हैं उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। तो अब देखते हैं इसके बाद में, हमने पहले जो सबसे पहले स्लाइड में देखा था कि जो पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आया था पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद में आया था चार्टर एक्ट। जो 4 चार्टर एक्ट आए थे उसमें पहला था 1793 का चार्टर एक्ट, जो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी हमने पढ़ी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ है, ये वाली जो व्यापारिक मामलों को कंट्रोल करेगी। तो जो इसके सदस्य एवं कर्मचारियों के वेतन को भारत के जो राजस्व, जो भारत का कर था, उसे देने की बात कही गई। मतलब कि काम तो वो सरकार के लिए करेंगे, वहाँ की अपनी कंपनी के लिए करेंगे, बट जो उनकी सैलरी, जो उनकी तनख्वाह है वो भारत से दी जाएगी। इसे कहा जाता है धन का निर्गमन, मतलब कि भारत से पैसा बाहर जाना स्टार्ट हो गया। तो अब जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट है जो 1793 के बाद में आया वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था कि जो पहले जो कंपनी को ना एक कॉमर्शियल व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ था, कि मतलब वो अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पूर्व में भारत में और जो पूर्वी देश थे उनमें अपना व्यापार करती थी। तो इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में जो अन्य कंपनियां थी उनको भारत में और पूर्व में व्यापार करने के लिए एंट्री दे दी गई। और इसमें क्या था कि जो चीन और पूर्वी देशों के साथ में जो चाय, जो टी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बना दिया। मतलब कि जो बाकी सारे जितने भी चीज़ों में, जो सामानों में ट्रेड था, उसकी तो व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़त्म कर दिया गया। बट जो फिर भी उन्हें 20 वर्षों के लिए जो सिर्फ चाय के लिए व्यापारिक एकाधिकार था, जो उनकी मोनोपली थी, वो खाली चाय में रह गई अगले 20 सालों के लिए। अब इसके बाद में जो तीसरा चार्टर एक्ट था 1813 के जो बाद में आता है वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। यह ब्रिटिश सरकार के जो भारत में केंद्रीकरण का मतलब है जो सारी पावर हैं उन्हें एक पॉइंट पे ले आना। जो पहले सारी अलग अलग जो गवर्नर्स थे, जो नियम कानून बनाते थे, उन सारी पावर्स को एक जगह पे ले आने को बोलते हैं केंद्रीयकरण। तो यह केंद्रीयकरण का निर्णायक कदम था, फाइनल स्टेप्स टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। अब इसमें जो कंपनी, जो पहले की कंपनी भारत से ट्रेड कर सकती है, जो व्यापार कर सकती है, वो सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी को सिर्फ ब्रिटिश सरकार के लिए ही भारत पर शासन करना था। मतलब कि जैसे जैसे उन्हें ब्रिटिश सरकार, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो MP है, जो कानून पास करेंगे, उन अब इस कंपनी को उन्हीं के हिसाब से काम करना था। और ये जो 1833, इसे क्यों केंद्रीयकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब जो एक प्रोविंस, एक राज्य के जो गवर्नर जनरल थे अब उन्हें पूरे भारत का बना दिया। तो जो सारी पावर थी वो एक पॉइंट पे आके मिल गई, इसलिए इसको कहा जाता है केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। तो जो पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के अंदर 1833 के चार्टर अधिनियम के ही अंदर विधि आयोग, लॉ कमीशन का गठन किया गया, जिसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। तो ये भी पॉइंट सीधा क्वेश्चन है कि जो विधि आयोग था वो किसके तहत गठन किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1843 में दास प्रथा, जो स्लेवरी थी, उसके विरुद्ध उसे बंद करने के लिए जो कानून लाया गया था वो लाया गया था 1843 में।
तो अब देखते हैं कि हमने बात की थी कि 4 चार्टर एक्ट आने हैं, तो उसका जो चौथा चार्टर एक्ट है, फोर्थ और जो कि लास्ट है, वो है 1853 का चार्टर अधिनियम। और इसे संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक्ट माना जाता है, क्योंकि इस एक्ट में गवर्नर जनरल के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का गठन किया गया। जो कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उनके लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, जिसे कि भारत की केंद्रीय विधान परिषद, भारत की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, जो कि एक मिनी पार्लियामेंट थी, मतलब मिनी संसद थी, जो आगे चल के भारत की पार्लियामेंट बनी। और इसमें क्या था कि जो सिविल सेवक थे, जो सिविल सर्वेंट्स थे, वो उनको अनुमति मिल चुकी थी कि अब वो भारत सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर वो उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं तो वो सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो 1863 में जो सबसे पहले सिविल सर्वेंट बने थे भारत के, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। हाँ जी, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। और आपके लिए भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि जो भारत के बाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर, जो आज़ादी के बाद में पहली महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी, और अभी उनकी 2018 में 91 ईयर की एज में उनकी देहांत हो गया। तो आप उनके बारे में पढ़िए और ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनका क्या नाम था। और आपने सुभाष चंद्र बोस की तो कहानी पढ़ी ही होगी, उनके बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कैसे निकाला था। तो ये भी बताइए कि वो किस सन में उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाला था। प्लीज़ अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो 1854 में एक कमेटी बनी थी, मैकॉले कमेटी, जो कि भारतीय सिविल सेवा से संबंधित थी। सीधा क्वेश्चन है कि मैकॉले कमेटी किससे संबंधित है? भारतीय सिविल सेवा से। आप जो मैं बोलती हूँ आप मेरे साथ साथ वीडियो में आप भी बोल सकते हैं, ईयरफोन लगाइए और बोलिए। जैसे मैंने बोला कि मैकॉले कमेटी किससे संबंधित थी, बोलिए कि भारतीय सिविल सेवा से संबंधित थी। और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, जो इंडिया की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसके बारे में अभी बात करी है, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व, जो लोकल लोग थे, उनका रिप्रेजेंटेशन मिला। और वो कहाँ कहाँ से मिला? वो 4 सीट थी। तो उसकी ट्रिक है जो हमने बनाई है, वो है MBBA। MBBS तो आपने सुना होगा, तो S की जगह पे यहाँ पे कर दिया है A। M माने हो जाएगा मद्रास, B फॉर बंगाल, और इस वाले B फॉर बॉम्बे, और A माने आगरा। तो आइए, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। हाँ, ये कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्यों? कोई भी प्रैक्टिस करे वो ही परफेक्ट हो सकता है, किसी भी जेंडर का इंसान प्रैक्टिस करे। तो सीधा है कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले अगर कुछ डाउट रह गया हो तो वीडियो को देखिएगा। और अब यहाँ पे जो कंपनी का शासन है वो समाप्त होता है। जो इससे आगे की वीडियो, जो ताज का शासन, क्राउन रूल आएगा 1858 के बाद में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे आया। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये 15 क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देखिए और इन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले एक A4 साइज शीट पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और फिर जो बाद में आंसर की दी गई है उनसे अपने आंसर मिलाएं, और अपने कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएं कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया है। ये 15 क्वेश्चंस हैं, और स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इनके आंसर्स ये रहे। कृपया करके आंसर्स बाद में देखें। अगर आपको फिर भी डाउट है तो अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें। अगर कुछ कमी आपको लगती है, आपको कोई सुझाव देना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।